जी कैफ और आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। लेक्चर नंबर 10 है हमारा, बिजनेस लॉ चैप्टर 3 चल रहा है और आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है कंसीडरेशन। इसी चैप्टर में इससे पहले हमने जो कंसेप्ट स्टडी किया वो कौन सा था? एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में प्रोबेबली सबसे अहम और सबसे पहले जो हमने चीज पढ़ी वो थी ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस हम चैप्टर 1 में डिटेल में स्टडी कर चुके हैं। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस चैप्टर 1 में हम डिटेल में स्टडी कर चुके हैं। और एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का प्रोबेबली जो दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट एलिमेंट है वो है कंसीडरेशन। और कंसीडरेशन के बारे में अभी तक हमने ये स्टडी किया हुआ है कि कंसीडरेशन वो है जो समथिंग इन रिटर्न है और हर कॉन्ट्रैक्ट में कंसीडरेशन होना जरूरी है। ठीक है, आज हम एसेंशियल्स ऑफ कंसीडरेशन स्टडी, आज हम कंसीडरेशन के ऊपर डिस्कशन करेंगे सारी, यानी हमारी जितनी भी डिस्कशन होगी वो किसके ऊपर होगी? कंसीडरेशन के ऊपर। ये दूसरा एलिमेंट है एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का। पहला था ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, उसके ऊपर डिस्कशन कर चुके। आज हमने डिस्कशन करनी है कंसीडरेशन के ऊपर। तो हम तीन चीजें स्टडी करेंगे आज के लेक्चर में। एक डेफिनेशन कंसीडरेशन की जो यहाँ पे नजर नहीं आ रही है आपको, लेकिन वो नोट्स में बुक में मौजूद है, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, उसको पढ़ते हैं। डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर एसेंशियल्स पढ़ेंगे, जैसे एसेंशियल्स ऑफ ऑफर थे, जैसे एसेंशियल्स ऑफ एक्सेप्टेंस थे, वैसे ही एसेंशियल्स ऑफ, यानी ये चीजें पूरी होंगी तो अच्छी कंसीडरेशन है, वैलिड कंसीडरेशन है, लीगल कंसीडरेशन है, वरना नहीं है। और फिर एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन है, किस रूल की एक्सेप्शन है? किस रूल की एक्सेप्शन? कि नो कंसीडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। यानी रूल हमारा ना कंसीडरेशन होना जरूरी है, लेकिन कुछ केसेस हैं जिनमें कंसीडरेशन ना भी हो फिर भी कॉन्ट्रैक्ट होगा। जनरल रूल क्या है? नो कंसीडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। इसकी एक्सेप्शन क्या है? नो कंसीडरेशन बट यस कॉन्ट्रैक्ट। नो कंसीडरेशन बट यस कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट फिर भी होगा। तो तीन चीजें हमने पढ़नी आज। कौन कौन सी? कंसीडरेशन की डेफिनेशन, उसके एसेंशियल्स, और तीसरी चीज उसकी एक्सेप्शंस। डेफिनेशन, एसेंशियल्स और एक्सेप्टेंस। सबसे पहले डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं। ठीक है, अगर आप देखें आपके बुक पे नोट्स में जो उसने डेफिनेशन को डिफाइन किया है वो क्या किया है कि कंसीडरेशन क्या है? व्हेन, जब एट द डिजायर, डिजायर को अंडरलाइन कर लें, एट द डिजायर ऑफ प्रोमिजी। अच्छा, अब यहां पे देखिए, यहां पे इख्तिलाफ आता है। कुछ जगहों पे लिखा हुआ है एट द डिजायर ऑफ प्रोमिजर, कुछ जगह, लेकिन वो कंसेप्चुअली, जो मेरे ख्याल में कंसेप्चुअली गलत है। क्योंकि देखिए, करना किसने है? प्रोमिजर ने। और कहना किसने है कि करो? प्रोमिजर कौन है? करने वाला। प्रोमिजी कौन है? जिसके लिए किया जाए। तो कंसेप्चुअली आप खुद सोचें कि डिजायर किसकी तरफ से आएगी? प्रोमिजी की तरफ से। और करना काम किसने है? कंसीडरेशन प्रोवाइड किसने करनी है? प्रोमिजर ने। तो कुछ जगहों पे ना ये प्रोमिजी की बजाय प्रोमिजर लिखा हुआ है, आपने इसी को फॉलो करना है। कोई कहे कि भाई ये डेफिनेशन तो गलत है, उसने कहा ठीक है हमें गलत ला पढ़ने दो, तुम सही पढ़ लो। ठीक है, कुछ जगहों पे ये लिखा हुआ है। अच्छा, व्हेन एट द डिजायर ऑफ, जब प्रोमिजी की डिजायर पे, इसका मतलब है अगर प्रोमिजी की डिजायर नहीं होगी और हम कोई काम करेंगे वो कंसीडरेशन नहीं है। व्हेन एट द डिजायर ऑफ प्रोमिजी, डिजायर का लफ्ज आ गया, इसका मतलब क्या कि जब प्रोमिजी की डिजायर होना जरूरी है कंसीडर, अगर प्रोमिजी की डिजायर नहीं है, उसके कुछ कहे बगैर हमने रजाकाराना तौर पे कोई एक्ट कर दिया, क्या वो कंसीडरेशन है? कंसीडरेशन नहीं है। व्हेन एट द डिजायर ऑफ प्रोमिजी, प्रोमिजर कोई काम करे, और हिज एजेंट ऑन हिज बिहाफ, और उसके बिहाफ पे उसका कोई एजेंट करे, उसके बिहाफ पे उसका कोई एजेंट। भाई हम दुकानदार हैं, हमें किसी ने कहा 10 किलो चावल घर पहुंचा दो, जब वो कहेगा 10 किलो चावल घर पहुंचा दो तो तभी हम पहुंचाएंगे, तो वैलिड कंसीडरेशन है ना। अगर हम उसके कहे बगैर ही 10 किलो चावल घर पहुंचा दें और चुप करके वापस आ जाएं तो ये वैलिड कंसीडरेशन नहीं। वो कहेगा मैंने तो तुम्हें कहा ही नहीं था, ये ले जाओ, ये वैलिड कंसीडरेशन नहीं है, मुझे नहीं चाहिए। तो जब एट द डिजायर ऑफ प्रोमिजर, प्रोमिजी, जब प्रोमिजी ने कहा अच्छा मैं दुकानदार हूं, मैं बोरी उठा के उसके घर ले गया, वैलिड कंसीडरेशन है? वैलिड कंसीडरेशन नहीं, उसने कहा है, चल ठीक है। व्हेन एट द डिजायर ऑफ प्रोमिजी, प्रोमिजर ने कोई काम किया, बोरी उठा के उसके घर, कंसीडरेशन है? मैंने नहीं किया, उधर वर्कर था, मैंने कहा छोटे इधर आओ, ये हाजी साहब के घर में बोरी लेके जाओ। प्रोमिजर और हिज एजेंट ऑन हिज बिहाफ, ये भी वैलिड कंसीडरेशन है कि नहीं? इसका मतलब है कंसीडरेशन लाजमी नहीं प्रोमिजर की तरफ से जाए,
प्रोमिसी के अलावा किसी दूसरे की तरफ से भी जाए वो भी, यानी प्रोमिसी के बिहाफ है, वो भी वैलिड है, प्रोमिसर के बिहाफ है। हाँ यही देख रहा था मैं, शाबाश। यानी जो मैंने आपको बात बताई वो आपने पिक कर ली कि व्हेन आई डिजायर ऑफ प्रॉमिस, व्हेन आई डिजायर ऑफ प्रोमिसी, ये डिजायर का लफ्ज समझ आ गया? प्रोमिसर आर हिज एजेंट, एजेंट का लफ्ज समझ आ गया? एजेंट किसको कहते हैं? जो उसके बिहाफ पे काम करता है, उसके बिहाफ पे काम करता। हैज डन और डज और प्रोमिसेस टू डू, ये तो इंग्लिश का सेंटेंस बन गया। हैज डन कर चुका है, पास्ट, डज करता है प्रेजेंट, और प्रॉमिस टू डू समथिंग करेगा। इसका मतलब है कंसीडरेशन हो सकता है पास्ट में दी जा चुकी हो सकता है प्रेजेंट में दी जानी हो सकता है फ्यूचर में वादा किया गया हो कि दी जाएगी। तो कंसीडरेशन तीनों हो सकती है, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। जब एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसी, प्रोमिसी के कहने पे प्रोमिसर यानी मैं और हिज एजेंट यानी मेरा कोई एम्प्लॉय कोई काम कर चुका है, करता है या करेगा, तो सच एक्ट इज कॉल्ड कंसीडरेशन फॉर द प्रॉमिस। तो इसको कहते हैं यह है कंसीडरेशन फॉर प्रॉमिस। ये क्या है? कंसीडरेशन फॉर प्रॉमिस। आगे वो बता रहा है कंसीडरेशन में भी इधर ए पॉजिटिव एक्ट और एब्स्टिनेंस, यानी कंसीडरेशन टू डू की भी हो सकती है, नॉट डू। भाई टू डू की क्या एग्जांपल है? कोई काम वगैरह, कोई काम बता दे, कौन सा काम? बोरी लेके जाना, चलो एग्जांपल बदल लो ना, अब बोली चावल की नहीं अब चीनी की कर लो, चीनी की बोरी लेके जाना, यह है टू डू। और नॉट टू डू, क्या प्रॉमिस नॉट टू डू का भी हो सकता है? नॉट टू डू की एग्जांपल, अब किसी जगह कारोबार नहीं करोगे तो आपको 10,000 रुपये दूंगा, अगर आप अगले 1 साल तक सिगरेट नहीं पियोगे तो आपको 50,000 रुपये दूंगा। ठीक है, ये क्या है? नॉट टू। तो कंसीडरेशन टू डू की भी हो सकती है, नॉट टू। ये देखिए डेफिनेशन में लिखा हुआ है कंसीडरेशन में भी इधर पॉजिटिव और एब्स्टेन फ्रॉम मतलब होता है रुकना, कोई काम ना करना। एब्स्टेन फ्रॉम सुना मैंने, उसी से निकला एब्स्टिनेंस। सिंपली कहता है ये ऊपर रॉकेट साइंस लिखी, आई क्या पूछे तो ये छाप देना ऊपर जो लिखा हुआ है, लेकिन समझने समझाने के लिए सिंपली क्या कंसीडरेशन मीन समथिंग इन आपको रिटर्न में जो भी मिला वो कंसीडरेशन है। ये डेफिनेशन समझ आई? नहीं आई समझ? नहीं आई समझ? इस डेफिनेशन को अब हम डिटेल में इसके पार्ट स्टडी करते हैं, और वो भी विद एग्जांपल्स, वो भी विद एग्जांपल। कोई क्वेश्चन पूछना आपको जो समझ नहीं आया, लेकिन पहले मुझे समझाने तो दे सारा, ये सारा आंसर समझना, फिर उम्मीद आपका क्वेश्चन, वरना एंड में दोबारा पूछ लीजिएगा। ठीक है, चलिए। और किसी स्टूडेंट का क्वेश्चन तो नहीं है? शाबाश। अब डेफिनेशन पढ़ दी हमने, क्या पढ़ने जा रहे हैं? एसेंशियल। शाबाश। एसेंशियल। हाइब्रिड में अगर मेरी आवाज बिल्कुल ठीक बेहतरीन आ रही है तो जरा हाथ उठाइए, शाबाश। कंसीडरेशन, एसेंशियल्स। एसेंशियल्स का मतलब क्या है? वो चीजें जो एक वैलिड लीगल कंसीडरेशन में होना जरूरी है, इसके बगैर कंसीडरेशन वैलिड नहीं है। पहली चीज, इट मस्ट मूव एट डिजायर ऑफ प्रोमिसी। ये प्रोमिसी कहे तो मूव हो, वरना मूव नहीं होनी चाहिए, वरना वो कंसीडरेशन नहीं है। ठीक है, वरना कंसीडरेशन। समंदर में एक बंदा डूब रहा था, बेहोश हुआ, डूब रहा, 2 मिनट के अंदर कहीं का कहीं पहुंच जाएगा। एक बंदे ने देखा, छलांग लगाई, उसकी जान बचा के किनारे पे लेके आया। जब उसको होश आया, उसे कहा, बचाने वाले ने कहा पैसे, डूबने वाले ने कहा अच्छा ठीक है मेरी जान बच गई, बच गई। फिर कहने लगा क्या मैंने थोड़ी कहा था मेरी जान बचाओ, कोई पैसे नहीं, भाग जाओ। अब मुझे बताइए क्या डूबने वाला बचाने वाले को पैसे देने का पाबंद है? क्यों पाबंद नहीं है? उसने कहा ही नहीं। ये है इट मस्ट मूव एट डिजायर ऑफ प्रोमिसी का, ये प्रोमिसी की डिजायर में होना चाहिए। दुकान को आग लग गई, साथ वाले ने देखा, साथ की दुकान वाले देखा, आग बुझा दी। इसमें उसके अपने कुछ एफर्ट्स लगी होंगी, कुछ पानी का अरेंज किया होगा उसने, कुछ और जो भी उसने किया। जब आग बुझ गई तो दुकान का मालिक आया जिस दुकान को आग लगी थी। बुझाने वाले ने कहा भाई मुझे कुछ थोड़ा मुआवजा, तो नाम तो दे मुझे, मैंने आपको, उसने कहा कोई नाम से, मैंने थोड़ी कहा था, मैंने थोड़ी कहा। तो बताइए क्या ये वैलिड कंसीडरेशन है? आग बुझाना वैलिड कंसीडरेशन नहीं है। ठीक है, ये वैलिड कंसीडरेशन नहीं। ये है मतलब इट मस्ट मूव एट डिजायर ऑफ प्रोमिसी। प्रोमिसी कहे तो आपने कंसीडरेशन प्रोवाइड करनी है, प्रोमिसी के कहे बगैर कंसीडरेशन प्रोवाइड की तो कोई पैसा नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो आप अपनी मर्जी से प्रोवाइड की है। जो आपकी चीज किसी के कहे बगैर अपनी मर्जी से प्रोवाइड करें वो वॉलंटरी एक्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? वॉलंटरी एक्ट। छोटे होते आपको याद है, वो जब हम छोटे होते थे, तो अब तो शायद वो नहीं है रिवाज, तो किसी ने कोई चीज बांटी होती है ना, नान चने, तो घर के दरवाजे पे बच्चे खड़े हो जाए, आवाज लगाते थे,
कि ये बर्थडे की चीज ले जाओ ले जाओ, हम जाके उधर चीज ले आते थे। अब मैं गया, अब भूख लगी हुई है और अब उधर से पता चल रहा है वो बांट रहे हैं नान चने, मैंने नान चने लिए और उसके बाद वो कहे मुझे पैसे दीजिए, तो क्या मैं पैसे देने का पाबंद हूं? नहीं पाबंद हूं। क्यों? ये वॉलंटरी एक्ट है, ये तो खुद से वो डिस्ट्रीब्यूट करे, मैंने थोड़ी कहा था कि मुझे नान, वो तो खुद से बांट रहे थे तो मैंने ले लिया बेटे। तो कंसीडरेशन मस्ट मूव बाय डिजायर ऑफ, ये बात समझ आई कि नहीं आई? आप अगर कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आए, वो वैलिड कंसीडरेशन है। कॉलेज अगर खुद आपको कहेगा भाई आके बैठ जाओ, आके बैठ जाओ, आके बैठ जाओ, ठीक है, तो फिर ये आपकी, ये तो कॉलेज की अपनी मर्जी है ना, फिर तो आप कहेंगे सर हम तो फ्री बैठेंगे। कंसीडरेशन मस्ट मूव बाय डिजायर ऑफ प्रोमिसी, ये बात समझ आई? आगे चलें। इट मे मूव फ्रॉम प्रोमिसर और एनी अदर पर्सन, ये कंसीडरेशन प्रोमिसर प्रोवाइड कर सकता है या कोई और बंदा प्रोमिसर के बिहाफ पे, प्रोमिसर के बिहाफ पे। भाई आपको चावलों की बोरी से गर्ज है कि इस बात से गर्ज है कि उसे अजमल लेके आए कि बशीर लेके आए कि शकूर लेके आए? चावल की बोरी से गर्ज है। तो कंसीडरेशन प्रोमिसर की तरफ से भी हो सकती है या कोई और पर्सन उसके बिहाफ पे, उसके बिहाफ पे। लेकिन याद रखिएगा इसकी कुछ एक्सेप्शन हैं। बाज़ औक़ात कुछ पर्सनल नेचर के एग्रीमेंट्स होते हैं। ए ने बी से एग्रीमेंट किया, एग्रीमेंट टू मैरी, फिर ए ने कहा मेरे से नहीं मेरे छोटे भाई से कर लो, क्या ये कंसीडरेशन वैलिड? क्या ये इसमें ये रूल लगना चाहिए इट में मूव फ्रॉम प्रोमिसर और एनी अदर पर्सन ऑन हिज? नहीं, ये जो पर्सनल नेचर के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना, ये प्रोमिसर खुद ही परफॉर्म करेगा। ये पर्सनल नेचर के सिर्फ 2-3 कॉन्ट्रैक्ट, 2 एग्जांपल्स हैं। और पर्सनल नेचर का या आर्ट नेचर का फर्क, जैसे हम अगर आतिफ असलम को बुलाएं, ठीक है, प्रोमिसर आतिफ असलम है तो वो है, और अगर कोई उसका भाई है आतिफ की बजाय आकिफ है फॉर एग्जांपल, तो वो थोड़ी उसकी कंसीडरेशन एक्सेप्ट कर लेंगे? नहीं, पैसे आतिफ के दिए हैं, इसमें तो फर्क पड़, क्योंकि ये पर्सनल नेचर है। आपकी एग्जांपल फर्ज कीजिए आप किसी कॉलेज में गए, आपने कहा मैंने इस टीचर से पढ़ना है, ठीक है, अब अगर एग्रीमेंट हो गया और उसके बाद कोई दूसरा टीचर आ गया और ये कहा गया ये वैसे ही पढ़ाते हैं, ये उन्हीं के ट्रेंड किए हुए हैं, तो क्या आप एक्सेप्ट कर लेंगे? नहीं एक्सेप्ट कर। तो याद रखिए कुछ कॉन्टेक्स्ट जो पर्सनल नेचर के होते हैं ना, जिनमें पर्सनल स्किल इन्वॉल्व है, जो पर्सनल नेचर के हैं, वो प्रोमिसर को खुद ही परफॉर्म करने चाहिए। वरना बाकी के कॉन्टेक्स्ट में जनरल रूल क्या है कि कंसीडरेशन में मूव फ्रॉम प्रोमिसर और एनी अदर पर्सन। लेकिन इसकी एक्सेप्शन एक तो मैंने आपको बता दी है, एक्सेप्शन में बैठ गए ना वो बाद में फिर कभी डिस्कस करेंगे, अभी सिर्फ बिल्ड किए एग्जाम्पल। तो अभी तक हमने कितने एसेंशियल्स पढ़े हैं? 2। पहला एसेंशियल क्या पढ़ा? इट मस्ट मूव बाय डिजायर ऑफ प्रोमिसी। दूसरा, इट मे मूव फ्रॉम प्रोमिसर और एनी अदर पर्सन। तीसरा, कंसीडरेशन में बी पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर है, डज सॉरी हैज डन और डज और प्रोमिसेस टू डू, हैज डन और डज और प्रोमिसेस टू डू, ये उसी चीज की तरफ इशारा है। कंसीडरेशन पास्ट की भी हो सकती है, प्रेजेंट की भी हो सकती है, फ्यूचर की भी हो सकती है। अच्छा जरा मुझे बताइए एग्जांपल, इन भाईजान के साथ मैंने एग्रीमेंट किया, अगर आप मुझे 1 लाख रुपया देंगे तो मैं एसी 5 दिन के बाद आपके घर पे डिलीवर कर दूंगा, पैसे आज जमा करवा दें। कौन सी कंसीडरेशन? क्या ये एग्रीमेंट वैलिड है? बिल्कुल वैलिड है। दूसरा केस, मैंने कहा सर 1 लाख रुपया दीजिए, अभी आपके घर डिलीवरी करवा देते हैं, ऐसे प्रेजेंट। तीसरा, आपको पास्ट चचा ने भतीजे की परवरिश की और जब वो 12 साल का था तो उसके साथ एग्रीमेंट किया कि जब तुम बड़े होगे तो सारा खर्चा पानी मुझे वापस करोगे। ये एग्रीमेंट क्या है? वॉइड है विद माइनर, ठीक है, एग्रीमेंट विद माइनर इज वॉइड अगेंस्ट, बिल्कुल ठीक है, यही चेक करता था। आगे सुने, भतीजे की उम्र 18 साल हो गई, अब चचा ने कहा वो जो पास्ट में मैंने तुम्हें सर्विसेज प्रोवाइड की है ना, उसके बदले में अभी मेरे साथ एग्रीमेंट करो कि तुम मुझे पैसे दोगे। अब 18 साल के बाद एग्रीमेंट किया, ये बताइए वैलिड है कि नहीं? वैलिड है, लेकिन कंसीडरेशन तो पास्ट की है, जब वो छोटा था, तो पास्ट कंसीडरेशन इज वैलिड। ये है पास्ट कंसीडरेशन का मतलब, समझ आया? पास्ट कंसीडरेशन भी वैलिड होती है, प्रेजेंट भी, प्रेजेंट जो साइमल्टेनियसली एक्सचेंज हो, फ्यूचर के एक अभी रिसीव होगी और आपने हमने इन रिटर्न फ्यूचर में कंसीडरेशन प्रोवाइड करने, तो पास्ट की भी हो सकती है। पास्ट की एक और चले, पास्ट की एक और एग्जांपल, वो जो बंदा डूब रहा था उसको बचाया, क्या वैलिड कंसीडरेशन है? नहीं है, बिल्कुल मैं भी यही कह रहा हूं, नहीं। क्यों नहीं है? उसने कहा ही नहीं था।
अच्छा, जब वो होश में आया और कहने लगा तुमने मेरी जान बचाई, मैं तुम्हें 10,000 रुपया इनाम दूंगा क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई। अब होश से सुनिएगा, होश में आके ये कहा कि मैं अगर कुछ ना कहता ना तो कंसिडरेशन वैलिड नहीं, तो उसे पैसे नहीं देने थे। लेकिन अब उसने होश में आके कहा कि मैं तुम्हें 10,000 रुपये इनाम दूंगा क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई है। अब बताइए क्या ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो गया? वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो गया। लेकिन जहन में एक बात आती है कि कंसिडरेशन तो उसके कहे बगैर प्रोवाइड की थी, उस वक्त कहे बगैर प्रोवाइड की थी, लेकिन अब वो पास्ट वाली कंसिडरेशन को वो एक्सेप्ट कर रहा है। जब उसने ये कहा कि अब मैं आपको 10,000 रुपया इनाम दूंगा, तो क्या वो पास्ट वाली किस चीज का दे रहा है? उसी पास्ट कंसिडरेशन का जो पास्ट में थी। तो पास्ट कंसिडरेशन भी वैलिड है, पास्ट कंसिडरेशन भी वैलिड है। कुछ बात समझ आए? ये कोई स्टूडेंट है, कहने लगा सर मैं पैसे नहीं अदा कर सकता, पढ़ने का शौक है। उस्ताद ने कहा अच्छा चलो ठीक है कोई बात नहीं, पढ़ लो। पढ़ लिया, पास हो गया, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया। 5 साल के बाद आया, कहने लगा सर ये लीजिए, ये फीस है, मैं उस वक्त पैसे अदा नहीं कर सका था, ठीक है मेरी हैसियत नहीं थी, लेकिन आपकी दुआओं से अब पास हो गया हूं, अब ये फीस जो है आपकी नजर कर रहा हूं, बताइए क्या ये फीस रिसीव की जा सकती है? क्यों? कंसिडरेशन तो कोई नहीं सर, पास्ट कंसिडरेशन है, पास्ट कंसिडरेशन इज वैलिड कंसिडरेशन। भाई बात समझ आ रही है? तो कंसिडरेशन पास्ट भी हो सकती है, प्रेजेंट भी, फ्यूचर भी। इसमें सबसे अहम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पास्ट को समझना है, प्रेजेंट और फ्यूचर तो आपको पता ही है, ठीक है। साइमल्टेनियसली जब चीजें एक्सचेंज हो, प्रेजेंट कंसिडरेशन, जब एक चीज अभी और एक फ्यूचर में एक्सचेंज होनी है तो वो फ्यूचर कंसिडरेशन है। क्लियर जी? चलिए यहां पे कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। हाँ जी, हाँ देखिए, अगर ये इसी एग्जाम्पल जो टीचर और स्टूडेंट वाली एग्जाम्पल है, अगर इसको आप स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे ना तो ये पास्ट कंसिडरेशन की एग्जाम्पल है, लेकिन अगर टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फिर फ्यूचर कंसिडरेशन की एग्जाम्पल। हाँ केस स्टडी में लिखेगा हमेशा, केस स्टडी में जब कभी वो अहमद बिलाल का जिक्र करेगा तो आपको बताएगा कि आपके पास पार्टी कौन सी आई है, आपने किस पार्टी के मुताबिक क्वेश्चन सॉल्व करना है, अहमद के बिलाल के, ठीक है। जब कभी आप अदालत में प्रैक्टिकली वकील अदालत में केस लड़ने जाते हैं, उन्हें पता होता है कि नहीं कि हमारी पार्टी कौन सी है, क्योंकि पार्टी बदलेगी उनके आर्गुमेंट्स बदल जाएंगे। तो एग्जाम में कंफर्म है कि आपको पार्टी जरूर बताएगा कि ये ए और बी के दरमियान में एग्रीमेंट हुआ है। हम तो भी ये कहते हैं ना प्रॉमिसर और प्रॉमिसी, तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, सर कभी आप प्रॉमिसर बोलते हैं कभी प्रॉमिसी बोलते हैं। एग्जाम में ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं होते, एग्जाम में क्या इस्तेमाल होते हैं? ये अहमद बिलाल, अहमद ने बिलाल के साथ ये एग्रीमेंट किया, अब बताओ बिलाल क्या करे। तो हमने फिर बिलाल का वकील बन के सोचना बिलाल क्या करे। जी अब इनका क्वेश्चन, इन्होंने अच्छा क्वेश्चन निकाला है। उन्होंने कहा सर आपने एक वो चचा भतीजे वाली भी एग्जांपल दी थी। अब देखिए जिस तरह जान बचाने वाला अगर चाहता तो चुप रहता, पैसे ना देने पड़ते, एग्री करते हैं, क्योंकि वो उसकी कंसेंट के, उसकी रजामंदी के बगैर कंसिडरेशन उसको दी गई थी। उसी तरह चचा भतीजे वाली एग्जांपल में अगर भतीजा चाहता तो कॉन्ट्रैक्ट ना करता। कॉन्ट्रैक्ट क्या कहता चचा तुमने अपनी मर्जी की वजह से मेरी परवरिश की, अपनी मर्जी से, मैंने थोड़ी कहा था, और अगर मैंने कहा तो मैं तो माइनर था। तो याद रखें अगर भतीजा एग्रीमेंट ना करे तो फिर और सिचुएशन है, फिर शायद चचा पैसे रिकवर ना करवा सके। लेकिन अगर भतीजे के साथ एग्रीमेंट कर लिया भतीजे, तो फिर तो देने पड़ेंगे ना, क्योंकि पास्ट कंसिडरेशन इज वैलिड कंसिडरेशन। भी बात समझ आ रही है? आगे जी। लेकिन इस एग्जांपल में एक ट्विस्ट है चचा भतीजे वाली, जो मैं बाद में बताऊंगा। अभी सिर्फ आपके सवाल का जवाब दिया है, ठीक है। आपका सवाल यही था ना कि भतीजे की मर्जी के बगैर चचा ने सर्विसेज प्रोवाइड की हैं, तो भतीजे के ऊपर लायबल नहीं है उनको पे करना। मैं इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ, लायबल नहीं। लेकिन जब भतीजे ने एग्रीमेंट कर लिया, वो पास्ट वारंटी सर्विसेज को एक्सेप्ट कर लिया एज वैलिड, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो गया। लेकिन इस तरह का तो हमने एक कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा था जिसमें लिखा हुआ था कि ये वॉइडेबल है एट द ऑप्शन ऑफ माइन, याद है? वो उसमें क्या फर्क था और इसमें क्या फर्क है? उस समय जो कॉन्ट्रैक्ट किया था उस पार्टी ने वो ड्यू अमाउंट से ज्यादा का किया था, और उसमें लिखा हुआ था पेरेंटल मिसयूज, अनड्यू इन्फ्लुएंस था। तो बात समझ आई कि नहीं आई? नहीं आई। 2-3 एग्जांपल्स इकट्ठी हो गई, अब बात समझ नहीं आई, फिर से सुनाएं।
माइनर है, चचा ने उसकी परवरिश की, अगर तो चचा को कोर्ट ने पॉइंट किया ना गार्डियन, तो चलो चचा अपने पैसे पूछे रिकवर करवाता रहेगा, लेकिन फर्ज कीजिए चचा ने अल्लाह वास्ते उसकी परवरिश की, क्या मेरे भाई का बेटा है मैं इसकी परवरिश करता हूं, माइनर बड़ा हो गया 18 साल का हो गया, क्या माइनर चचा को पैसे अदा करने का लायबल है? नहीं। इससे सारे एग्री करते हैं क्योंकि वो पास वॉलंटरी सर्विसेज थी, एग्री करते हैं ना, लायबल नहीं है। लेकिन अगर चचा भतीजे में एग्रीमेंट हो जाता है कि भतीजा पैसे अदा करेगा, तो फिर ये एग्रीमेंट क्या हो गया? क्यों? जिस वक्त एग्रीमेंट किया उस वक्त तो कंसीडरेशन प्रोवाइड नहीं की, पास की कंसीडरेशन प्रोवाइड की थी, वो वैलिड हो गई, तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। तीसरा केस, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट नॉर्मल तरीके से हुआ तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर ये कॉन्ट्रैक्ट चचा ने प्रेशराइज करके अनड्यू इन्फ्लुएंस के जरिए से किया हो, फिर ये वॉइडेबल है एट द ऑप्शन ऑफ भतीजा, उसकी ऑप्शन पे। ठीक है, समझ आ गई अब सारी कहानी? चलिए, हाइब्रिड वाले स्टूडेंट समझ आ गई आपको? अगर समझ आ गई तो हाथ उठाइए, शाबाश। हाँ, आगे चलते हैं थोड़ी देर बाद। जी जी, हाँ, जैसे इंस्टॉलमेंट के, शाबाश, बेहतरीन एग्जांपल। इंस्टॉलमेंट पे अगर हम एसी खरीदते हैं, एसी पहले आ जाता है, कंसीडरेशन बाद में देते रहते हैं, बिल्कुल, तो वो हमारे लिहाज से पास कंसीडरेशन और उनके लिहाज से फ्यूचर कंसीडरेशन। एडवांस तो उसी तरीके से एडवांस में भी कर ले, तो एडवांस आ गया जाहिर है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर क्लियर हो गया। डेफिनेशन में इसका क्या नाम रखा हुआ था? हैज डन और डज और प्रॉमिसेस टू डू। आगे चलते हैं। कंसीडरेशन मस्ट बी समथिंग इन वैल्यू। कंसीडरेशन ऐसी होनी चाहिए जिसकी कोई वैल्यू है, कोई वैल्यूएबल आइटम्स होनी चाहिए, उसकी कोई अमाउंट होनी चाहिए, कुछ ना कुछ अमाउंट होनी चाहिए। 10 करोड़ की चीज 10 लाख में बिक जाए, सही है क्या? वैलिड कंसीडरेशन है। 10 करोड़ की चीज 10,000 में बिक जाए, वैलिड कंसीडरेशन है। 10 करोड़ की चीज 10 रुपए में बेच दे, वैलिड कंसीडरेशन है। कंसीडरेशन मस्ट बी समथिंग इन वैल्यू। लेकिन 10 करोड़ 10 रुपए की चीज बगैर किसी कंसीडरेशन के दे दी जाए, क्या वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है? नहीं। इसलिए जब कभी कोई भी बंदा आपको मुफ्त चीज देना, उसे कहे मुफ्त नहीं, कम से कम 10 रुपए ले लो, 10 रुपए जेब में हर वक्त उसको दे दे। क्यों? 10 रुपए देने से लीगली वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, अब वो बंदा पैसे वापस नहीं ले सकता। कंसीडरेशन होना जरूरी है, एडिक्वेट होना जरूरी नहीं, यही समझ। कंसीडरेशन मस्ट बी समथिंग इन वैल्यू। अगर इन एडिक्वेट कंसीडरेशन है, एग्रीमेंट वैलिड, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड। अगर नो कंसीडरेशन है, वॉइड। इनवैलिड का लफ्ज नहीं आता बोलना आपने, वॉइड। हाँ, इनवैलिड का मतलब वॉइड ही है, लेकिन जो लीगल लफ्ज है वो बोले वॉइड। इनएडिक्वेट कंसीडरेशन है, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड। नो कंसीडरेशन है, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड। लेकिन कोई बता सकता है कोई स्टूडेंट? लेकिन क्या? लेकिन एक्सेप्शंस हैं उसकी, कैसे पता चला? हाँ, जैसे ये लिखा हुआ है, दूर की एक्सेप्शन टू द रूल। ये रूल है ना, नो कंसीडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। इसकी एक्सेप्शन क्या होगी? नो कंसीडरेशन यस कॉन्ट्रैक्ट। भाई ये फोर्थ समझ आ गया। आगे फिफ्थ, कंसीडरेशन मस्ट बी रियल। ये कोई रियल चीज होनी चाहिए, इमेजिनरी चीज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जो इम्पॉसिबल हो या अनसर्टन हो, इल्यूजरी हो। अगर कंसीडरेशन ऐसी है जो इम्पॉसिबल है, जो अनसर्टन है, इल्यूजरी है, वो क्या होगा? कंसीडरेशन रियल होनी चाहिए। क्या इसकी एग्जांपल आपको बताई हुई है? रियल कंसीडरेशन वो कौन कौन सी एग्जांपल है जब कंसीडरेशन रियल नहीं होती? आपकी तनख्वाह इतनी होगी कि आप खुश हो जाएंगे, अगर ये घोड़ा मेरे लिए लकी साबित हुआ तो मैं दूसरा घोड़ा खरीदूंगा। ठीक है, ये है कंसीडरेशन मस्ट बी रियल। और इम्पॉसिबल तो आपको पता है, उड़ के दिखाएंगे, दौड़ के दिखाएंगे, भाग के। इट मस्ट बी, ये 5 क्लियर हो गया। इट मस्ट बी समथिंग विच प्रोमिसर इज नॉट ऑलरेडी बाउंड टू डू। ये कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जो प्रोमिसर ने ऑलरेडी ना करनी हो। अगर कोई चीज ऑलरेडी प्रोमिसर ने करनी है, वो वैलिड कंसीडरेशन नहीं है, वो वैलिड कंसीडरेशन नहीं है। ए भाईजान मेरे से सवाल पूछना चाहते हैं, मैंने इनसे कहा 100 रुपया दोगे तो जवाब दूंगा, निकालो 100 रुपया, जवाब देता हूं, अभी देता जवाब, निकालो 100 रुपया। क्या ये वैलिड कंसीडरेशन है? निकालने लगे हो? क्या वैलिड कंसीडरेशन है?
क्यों वैलिड कंसीडरेशन नहीं है? क्योंकि मैं ऑलरेडी बाउंड, आपने फीस दी हुई है, मेरी ऑलरेडी जिम्मेदारी है ये काम करना, तो जो काम ऑलरेडी मेरी जिम्मेदारी है वो करने के पैसे तो नहीं मैं ले सकता। सरकारी ऑफिस में गए, आपने कहा सर ये मेरी फाइल फंसी हुई है, जरा इसके ऊपर साइन कर दीजिए। उसने कहा साइन तब करूंगा जब 10,000 रुपये दोगे। 10,000 रुपये दोगे। हमने वादा कर लिया, उसने साइन कर दिए, हम मुकर गए, 10,000 नहीं दिए। बताइए क्या हम 10,000 देने के पाबंद है उसको? क्यों पाबंद नहीं है? एक तो इलीगल है, एक तो इलीगल, दूसरा क्या रिश्वत है, और दूसरी रीजन क्या है, वो ऑलरेडी बाउंड था ये काम करने के लिए। चले ये तो खैर इलीगल में आपने सॉल्व कर दिया केस स्टडी, अब मुझे केस स्टडी एग्जांपल बदलनी पड़ेगी, ऐसी एग्जांपल जो इलीगल नहीं है। फर्ज कीजिए कि घर में आग लग गई, फायर ब्रिगेड वाले आए, फायर ब्रिगेड वालों ने पानी डालना शुरू कर दिया, आग बुझा दी। उसके बाद फायर ब्रिगेड वालों ने घर के मालिक से कहा सर 50,000 रुपये नजराना तो दीजिए। 50,000 रुपये क्या ये नजराना देना पड़ेगा उनको? क्यों नहीं देना पड़ेगा? घर पे आग बुझाई उन्होंने, ऑलरेडी बाउंड थे ये काम करने के, वो ये काम करने के लिए ऑलरेडी बाउंड थे। वे कुछ बात समझ आए कि इट मस्ट बी समथिंग विच प्रोमिसर इज नॉट ऑलरेडी बाउंड टू डू। ठीक है जी। ये हाइब्रिड क्लास में जो सबसे पहले बेंच पे भाई बैठे हुए हैं, ये राइट साइड पे, हाँ जी जी बिल्कुल। आप मुझे ये बताइए, मैंने प्रोमिसर इज नॉट ऑलरेडी बाउंड टू डू समथिंग में 2 एग्जांपल्स दी, एक सरकारी दफ्तर वाली, एक फायर ब्रिगेड वाली। आपको दोनों में से कौन सी मिसाल पसंद आई? फायर ब्रिगेड वाली, बिल्कुल ठीक, शाबाश। आइंदा से हम इंशाल्लाह पहले फायर ब्रिगेड वाली एग्जांपल ही दिया करेंगे। ठीक है ठीक है, आगे चलें। इसके बाद इट मस्ट बी समथिंग, ये तो हो गया ना। इट मस्ट बी लॉफुल, यानी लॉफुल है तो वैलिड कंसीडरेशन है, लॉफुल नहीं है तो वैलिड कंसीडरेशन। कोई अनलॉफुल कंसीडरेशन की मिसाल दीजिए सर। हाँ सर बिल्कुल, हाँ ये भाईजान आए सर, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मेरे पढ़ना चाहता हूँ, फीस देने के लिए पैसे नहीं हैं। तो मैंने कहा भाई ये कंसीडरेशन के बगैर तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, कंसीडरेशन तो देनी पड़ेगी। उन्होंने कहा सर ये चर्च से भरे 5 सिगरेट हैं, ये आप रख ले। बताइए वैलिड कंसीडरेशन है कि नहीं? है कि नहीं? मैंने इनसे सिगरेट भी रख लिए और इनको भगा भी दिया, क्या ये मेरे से रिकवर करवा सकते हैं? नहीं करवा, क्योंकि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हुआ। चीजें तो आप रिकवर करवा सकते हैं जब कोई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हुआ उसकी बेस पे, तो रिकवरी नहीं। इट मस्ट बी समथिंग व्हिच इज मस्ट बी लॉफुल, लॉफुल। ठीक है। इन भाईजान को मैंने कहा कि ये क्लास में मोबाइल इस्तेमाल करते रहते हैं, बाहर जाके ना इनको खूब लगाना है, ठीक है, और 10,000 रुपये दे दिए। क्या ये एग्रीमेंट वैलिड है? इलीगल है। आपको बताया था किसी की जान माल इसको नुकसान पहुंचाना इलीगल होता है। कंसीडरेशन लॉफुल होनी चाहिए, एग्री करते हैं? फिर से बताइए जरा, कंसीडरेशन एट डिजायर ऑफ प्रोमिसी मूव होनी चाहिए, एग्रीड? प्रोमिसी ने कहा है तो वैलिड कंसीडरेशन के कहे बगैर किया है, वैलिड कंसीडरेशन वो आपका वॉलंटरी एक्ट है, वैलिड कंसीडरेशन नहीं है। इट में मूव फ्रॉम प्रोमिसर, प्रोमिसर खुद भी कर सकता है या उसके बिहाफ पे उसका कोई एजेंट वगैरह भी कर सकता है जिसको वो कहे। लेकिन कुछ पर्सनल प्रोमिसेस, पर्सनल नेचर के प्रोमिसेस होते हैं, वो सिर्फ प्रोमिसर ही पूरा करता है। ठीक है, हाँ एग्रीमेंट मैरी वगैरह फॉर एग्जांपल। और इसके अलावा आर्ट वर्क है, किसी आर्टिस्ट को हम एंगेज करते हैं तो जाहिर है उसी से हम प्रॉमिस पूरा करें। कंसीडरेशन पास्ट की भी हो सकती है, प्रेजेंट भी और फ्यूचर भी। कौन सी वाली एग्जांपल भाई? हाँ जी, कौन सी मिसाल थी? बाबर था और एक और था, उसने बिजनेस सेल कर दिया, ठीक है। तो जादू में फिर उनको कहा कि कोई चीजें लेनी है, जादू को पता नहीं था कि वो आगे से बिजनेस चेंज हो गया, ओनर चेंज हो गया। हाँ हाँ वो बात कहता है कि जादू, हाँ हाँ हाँ, शाबाश शाबाश शाबाश, लगे समझ, लगे समझ। जी जी भाई पूछिए। नहीं मैं कहना चाह रहा आप अपने अल्फाज में मुद्दा बयान करें तो मुझे समझने में आसानी हो जाएगी। बिल्कुल, हाँ याद है आपको ये केस स्टडी? मैं ठीक है भाई, पिक कर लिया मैंने पॉइंट, कि जब वो जाजिर था या जो भी था, उसने अपनी दुकान दूसरे बंदे को सेल कर ली थी, ऑर्डर आया था, वो पुराने ओनर के नाम से आया था, नए ओनर ने चीजें डिलीवर कर दी। सारी केस स्टडी में मेरा आपसे सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, क्या नया ओनर जिसने चीजें डिलीवर की पुराने ओनर का एजेंट था? एजेंट नहीं था। उसने उस पुराने ओनर के बिहाफ पे चीजें नहीं बेची थी, क्योंकि पुराने ओनर का तो कोई ताल्लुक ही नहीं है। उसने वो चीजें अपने बिहाफ पे ही बेची थी, अपने बिहाफ पे ही बेची थी। वो तो पार्टी कोई और थी ना, वो तो पार्टी कोई और थी। ठीक है,
तो वो जो अदर पर्सन होना चाहिए ना, वो कौन होना चाहिए? एजेंट होना चाहिए ऑन बिहाफ ऑफ पर्सन। कंसीडरेशन में भी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, पास्ट भी हो सकते हैं, प्रेजेंट भी, फ्यूचर भी। पास्ट के एग्जांपल बता दे। कंसीडरेशन मस्ट बी समथिंग वैल्यू, इसमें दो कंसेप्ट फर्क है। अगर कंसीडरेशन है ही नहीं, एग्रीमेंट वाइड। कंसीडरेशन है लेकिन थोड़ी है, वैलिड। कंसीडरेशन मस्ट बी रियल, इम्पॉसिबल, अनसर्टन, इल्यूजरी वगैरह नहीं होनी चाहिए, सर्टन होनी चाहिए, क्लियर। इट मस्ट बी समथिंग व्हिच प्रॉमिसेस नॉट, सिक्स्थ वाले की के फिफ्थ वाले, सिक्स्थ की, इट मस्ट बी समथिंग व्हिच प्रॉमिसर इज नॉट ऑलरेडी बाउंड टू डू। इसकी दो एग्जांपल दी तो थी, फायर ब्रिगेड वाली, तीन एग्जांपल दी थी, बल्कि टीचर वाली भी एग्जांपल दी थे। इतनी एग्जांपल का क्या करेंगे आप? नहीं, अगर नहीं समझ आया, नहीं समझ आया, इलीगल वाली समझ। इलीगल कंसीडरेशन वाइड है, कंसीडरेशन अगर इलीगल है तो एग्रीमेंट भी इलीगल है। कंसीडरेशन इलीगल है तो एग्रीमेंट भी इलीगल है, ठीक है। एक आदमी की दुकान में चोरी हुई, चोर पकड़ा गया, चोर ने दुकान के मालिक के साथ एग्रीमेंट किया, भाई मर्जी यहां तो मुझे सलाह दिलवा दो, उस सूरत में चीजें तो तुम्हारी नहीं मिलेगी तुम्हें। दूसरी ऑप्शन ये है कि मेरे खिलाफ केस वापस ले लो, मैं जो चीजें तुम्हें चोरी की है ना तुम्हें वापस कर देता हूं। दोनों के दरमियान में एग्रीमेंट हो गया। क्या ये एग्रीमेंट वैलिड है? लॉ ये कहता है मुजरिम को सजा दिलवाना हर एक का फर्ज है, और अगर आप किसी मुजरिम को बचाने की कोशिश करते हैं वो अनलॉफुल है, तो ये अनलॉफुल एक्ट समझा जाएगा। इसमें आपको क्या करना चाहिए? इसमें आपको क्या, अगर आप दुकानदार हो, मालिक हो, क्या करना चाहिए? आप एग्रीमेंट कर लें, चीजें वापस लें, और फिर FIR भी वापस ना लें। वो एग्रीमेंट हुआ भी है तो वो वाइड होगा, अनलॉफुल है, ठीक भाई। ये एसेंशियल्स क्लियर हो गए। हमने दो चीजें पढ़ ली, डेफिनेशन और एसेंशियल्स। तीसरी चीज क्या पढ़नी थी? एक्सेप्शंस। किस चीज की एक्सेप्शंस? नो कंसीडरेशन, नो किस चीज की एक्सेप्शन? नो कंसीडरेशन, नो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है कि जिस एग्रीमेंट में कंसीडरेशन नहीं है वो एग्रीमेंट ही नहीं है। और इसकी एक्सेप्शन का मतलब क्या है कि कुछ एग्रीमेंट्स ऐसे हैं जिनमें कंसीडरेशन नहीं है लेकिन वो वैलिड एग्रीमेंट हैं। प्लीज एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल कि वो कौन से एग्रीमेंट्स हैं जिनमें कंसीडरेशन नहीं है फिर भी वो वैलिड है। सबसे पहला एग्रीमेंट ऑन काउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन। नेचुरल लव एंड अफेक्शन, ये नेचुरल लव एंड अफेक्शन कौन सा होता है? ये जो ब्लड रिलेशंस में होता है, ठीक है, वालिदैन का बच्चों के साथ, बहन भाइयों का, ये ब्लड रिलेशन, ये इसे कहते हैं नेचुरल। जो नेचुरल रिलेशंस होते हैं ना, जो अल्लाह ताला की तरफ से रिश्ते बनाए, उनमें एक कुदरती प्यार होता है। ये उसकी वजह से अगर आप कोई चीज दें, आपने अपने छोटे भाई को कोई गिफ्ट दे दिया, ठीक है, गिफ्ट दे दिया बदले में कोई चीज, ये एग्रीमेंट वैलिड है, ठीक है। बाप ने अपने किसी बेटे को, बच्चे को कोई चीज गिफ्ट कर दी, एग्रीमेंट वैलिड है कि नहीं? एग्रीमेंट वैलिड है, ठीक है। बाप के 3 बच्चे थे, एक बच्चा उससे ज्यादा फर्माबरदार था, उसने माल रोड वाली दुकान उसके नाम पे ट्रांसफर कर दी और बदले में 1 रुपया भी नहीं लिया। जो दूसरे बच्चे थे वो कहने लगे एग्रीमेंट विदाउट कंसीडरेशन इज वाइड, ये तुम्हारे नाम पे ट्रांसफर नहीं, हम सब में बढ़ेगी। तो बताइए क्या ये एग्रीमेंट वाइड है? नहीं है। क्यों? ये एग्रीमेंट है ऑन द काउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन। लेकिन इसकी कुछ शर्तें हैं। अच्छा, ये कहां पढ़ा रिटर्न होना चाहिए? ये पढ़ा सामने लिखा? नहीं भाई, इन्होंने पुराना बताया, इसलिए कि सामने लिखा होता है ना तो वो पहला ये बताते हैं। अगर सामने देख के बताना होता ये क्यों बताया डायरेक्ट? क्योंकि पहले पढ़ा हो। चले, बहरहाल रिटर्न होना चाहिए। पहला तरतीब से पढ़ते हैं हम। पहला एसेंशियल, उनमें नियर रिलेशनशिप, करीबी ताल्लुक होना चाहिए। करीबी यानी फैमिली ताल्लुक होना चाहिए। ये नहीं किसी भी चलते फिरते स्ट्रेंजर के साथ आप कहते एग्रीमेंट ऑन द काउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन है, वरना तो फिर लोग, अगर ये नियर रिलेशन ना होता तो टैक्स से बचने के लिए लोग यही करते हैं। असल में चीजें दूसरे को बेच रहे होते हैं और पैसे कैश में लेके कहते हैं हमने तो फ्री में बेचा है, बस ये चल रहा था, मुझे इसकी चाल बड़ी पसंद आई, मैंने कहा ये एग्रीमेंट नेचुरल लव एंड अफेक्शन की वजह से, मैंने कहा ये लो मेरी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम। तो इसलिए लॉ ने मना कर दिया। उसने कहा सबसे पहले ये एग्रीमेंट जो विदाउट कंसीडरेशन होगा किन पार्टीज में होगा? नियर, जिनका आपस में करीबी ताल्लुक होगा, और करीबी ताल्लुक भी अच्छा होगा, करीबी ताल्लुक भी अच्छा होगा, वो लव एंड अफेक्शन होगा। दुश्मन के साथ नहीं हो सकता। क्या दुश्मन कौन है? भाई है, कौन है? फैमिली मेंबर है, कौन है? ताया का बेटा है, कौन है? अगर वो
फूफो तो हाँ ऐसी हरकतें ना करे जिससे फूफो दुश्मन बने। तो फूफो नियर रिलेशनशिप है, लेकिन अगर लव एंड अफेक्शन नहीं है तो फिर ये रूल अप्लाई नहीं होगा, फिर ये रूल अप्लाई नहीं होगा। एक लीगल केस है, हस्बैंड एंड वाइफ की बहुत ज्यादा आपस में लड़ाइयाँ होती थी, अलहदगी हो गई, खानदान के बड़े आए, उन्होंने कहा अच्छा बताओ बेटी तुम बताओ तुम्हारी क्या शर्तें हैं। उन्होंने कहा मेरी शर्त है क्या कि जब तक ये घर मेरे नाम पे ट्रांसफर नहीं करेगा ना मैंने इसके साथ नहीं रहना। उन्होंने कहा ठीक है। अच्छा हस्बैंड ने कहा तो मुझे पैसे कितने मिलेंगे? वाइफ ने कहा पैसे कौन से, कोई पैसे भी नहीं देने। उसने कहा अच्छा ठीक है ट्रांसफर। अच्छा ये सारा एग्रीमेंट हुआ, उसके ऊपर लिखा गया चूंकि लड़ाई झगड़े होते थे इसलिए उनको खत्म करने के लिए अच्छी नीयत के साथ ये एग्रीमेंट किया जा रहा है और ये प्रॉपर्टी के नाम पे ट्रांसफर हो रही है, ठीक है। अब ये एग्रीमेंट हो गया तो उसके बाद 3-4 महीने के बाद हस्बैंड मुकर गया, उसने कहा कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं करना है। वाइफ कोर्ट में पहुंच गई, बताइए जज ने क्या फैसला किया होगा? प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी वाइफ को कि नहीं? नहीं। अब देखें ये नियर रिलेशनशिप है, नियर रिलेशनशिप है, ये हस्बैंड वाइफ में है, ये सास बहू में भी नियर रिलेशनशिप है, ठीक है। एक एग्जांपल है, नहीं है एक एग्जांपल है, उसमें ससुर जो है वो अपनी बहू को गिफ्ट करता है, तो नियर रिलेशनशिप, ठीक है। दादा पोता ये सारे नियर रिलेशनशिप के एग्जांपल बता रहा हूं। इसमें जज ने कहा ये एग्रीमेंट वॉइड है, क्यों? अच्छा जो वाइफ का वकील था उसने कहा सर ठहर जाएं, ये है मैं हम मानते हैं इसमें कंसीडरेशन नहीं है, लेकिन एग्रीमेंट विदाउट कंसीडरेशन भी तो कुछ ऐसे हैं जो वैलिड है। सबसे बड़ी एग्जांपल ये एग्रीमेंट ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन है, तो एग्रीमेंट ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन है। तो जज ने कहा भाईजान इसकी कंडीशन भी याद कर लेने थे, क्लास में बैठ के सोए नहीं रहना था उस दिन सर ने पढ़ाया था क्या कि नियर रिलेशनशिप होना चाहिए। तो वकील बोला है तो सही, जज ने कहा लव एंड अफेक्शन होना चाहिए। ये तो ऊपर कहानी कुछ और कह रही है, कहानी तो कह रही है लड़ाई झगड़े होते थे। तो ये चूंकि लव एंड अफेक्शन वाली कंडीशन पूरी नहीं हो रही इसलिए एग्रीमेंट वाइड करार दिया जाता है। ये एग्रीमेंट आगे चलते हैं, ये राइटिंग में होना चाहिए। आपको बताया हुआ है एग्रीमेंट्स ओरल भी हो सकते हैं, रिटन भी हो सकते हैं, कुछ एग्रीमेंट का रिटन होना जरूरी है, उसमें ये भी है। और इसका रजिस्टर्ड होना भी जरूरी है, याद रखिए इसका रजिस्टर्ड होना भी जरूरी है। रजिस्टर होना कैसे जरूरी है? ये रेलिवेंट अथॉरिटीज के पास रजिस्टर करवाना होता है। भाई ये समझ आ गई चारों घंटे, एक्सेप्शन याद रहेंगी। ये थी पहली एक्सेप्शन, किस चीज की पहली एक्सेप्शन? नो कंसीडरेशन नो कंट्रोल की एक्सेप्शन। फिर एग्रीमेंट टू कंपनसेट फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज, नहीं ये इधर ना, इधर आ गया, नो प्रॉब्लम, ये कंसेप्ट ठीक हो गया। ये एरो इसके साथ है, इसके साथ है, आप क्या समझे इसके साथ है? नहीं आप गलत समझे हैं, ये इसके साथ है, इसके साथ, वो जगह नहीं थी इसलिए हमने आगे लिख दिया। एग्रीमेंट टू पे टाइम बार डेट, ये भी समझा पहले अहम वाली चीज जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा अहम है, तो मैं पहले समझाने जा रहा हूँ। एग्रीमेंट टू पे टाइम बार डेट। और ये हाइब्रिड में जो सामने स्टूडेंट बैठा था, अच्छा कॉर्नर पे हो गया भाई, थोड़ा सेंटर पे होना मुझे नजर आए, ये किधर गया है स्टूडेंट? हाँ ये कॉर्नर पे होगा ये, हाँ बट ठीक है। इनसे पीछे वाले जो भाई बैठे हुए हैं ये जरा मुझे बताइए टाइम बार डेट क्या होता है? टाइम बार डेट क्या होता है? उससे पूछ रहा है, उसे डेट दिया हुआ पूछ रहा है यार जो उदाहरण। टाइम बार डेट क्या होता है? क्या इस साथ वाले ने किया होगा, साथ वाले को दे दे भाई। हाँ जी भाई टाइम बार डेट क्या होता है? ओ भाई टाइम बार डेट क्या, खुदा का हो कर ऐसे ना कर यार, और टाइम बार डेट क्या होता है? सुना ना, अब सुना भी दो। क्या? हाँ अगर कोई आपने किसी को उधार दिया है तो लीगली उसकी ड्यू डेट के 3 साल के अंदर अंदर रिकवर करवा सकते हैं। अगर 3 साल गुजर जाएं तो फिर लीगली रिकवर नहीं करवा सकते, इसे कहते हैं टाइम बार डेट। लेकिन 3 साल के बाद एक दिन उस बंदे को ख्वाब आया दोज़ख का, वो भागा आया और कहने लगा कि अब मैं आपको आपके पैसे अदा कर दूंगा। ये है एग्रीमेंट टू पे टाइम बार डेट। जब वो भागा हमारे पास, जब ओरिजिनल लोन का एग्रीमेंट हुआ था ना 3 साल पहले, वो एग्रीमेंट टू पे टाइम बार डेट नहीं है, वो तो एग्रीमेंट टू पे डेट है। ये तो टाइम बार होने के बाद 3 साल के बाद उसे ख्वाब आया, अगले दिन भागा हमारे पास आया और क्या कहने लगा कि मैं आपके पैसे वापस कर दूंगा। हमने कहा डेट तो चलो ज़बानी कलामी हो गया था, लेकिन हम आज तक पछता रहे हैं। अब ये एग्रीमेंट टू पे टाइम बार डेट है ना, ये रिटर्न में होगा मेरे भाई, आपने साइन करने हैं।
और ये रिलेट करना चाहिए लॉ ऑफ लिमिटेशन। लॉ ऑफ लिमिटेशन का मतलब है, लॉ ऑफ लिमिटेशन में एक लॉ है जो ये बताता है मुख्तलिफ किस्म के एग्रीमेंट्स की क्या एक्सपायरी डेट है। जैसे ये जो 3 साल वाली बात आपको बता रहा हूं, ये कहां लिखी हुई है? डेट के केस में टाइम लिमिटेशन क्या है? 3 साल। 3 साल हो सकता है किसी और केस में और हो, मैरिज वाले केस में हो सकता है 25 साल हो, वो हमें नहीं पता, वो हमें नहीं पता। लेकिन डेट के केस में क्या है? 3 साल। तो ये जो लॉ ऑफ लिमिटेशन में टाइम लिखा हुआ है ना, वो गुजर गया हो, वो गुजर गया हो, यानी 3 साल टाइम बाय डेट, और फिर वो बंदा आए तो हमने उसे राइटिंग में ले लेना है और उसे साइन भी करवा लेना है। राइटिंग में लेके साइन करवा लेने चाहिए ना, फिर मुकर सकता है वो। टाइम बाय डेट भी राइटिंग होना जरूरी है, एग्रीमेंट अकाउंट ऑफ नेचुरल लॉ एंड फैक्शन भी राइटिंग होना जरूरी। क्लियर? ये शर्त कंडीशन समझ आ गई? तो फिर मुझे अब देखे बगैर बताइए, दो हमने नो कंसीडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट की एक्सेप्शन पढ़ी, 2 एक्सेप्शन पढ़ी, एक एग्रीमेंट ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लॉ एंड फैक्शन, एक इनमें से पढ़ी हमने टाइम बाय डेट। इनमें से कौन सी ऐसी है जो कि रजिस्टर करवाना जरूरी है? दोनों रजिस्टर करवाना जरूरी है। गलत, गलत। एग्रीमेंट ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लॉ एंड फैक्शन रजिस्टर करवाना जरूरी है, एग्रीमेंट टू पे टाइम बाय डेट रजिस्टर करना जरूरी। और अब बताइए इनमें से कौन सा ऐसा एग्रीमेंट है जो इन राइटिंग होना जरूरी है? राइटिंग होना दोनों जरूरी है। चलिए, सिग्नेचर का मतलब रजिस्ट्रेशन थोड़ा, रजिस्टर का मतलब होता है किसी रेलिवेंट अथॉरिटी के पास जाकर रजिस्टर करवाना। जैसे आप जो प्रॉपर्टी की सेल परचेज का एग्रीमेंट करते हैं ना, तो वो सिर्फ एग्रीमेंट राइटिंग होना जरूरी नहीं होता, आपने आप उसको जाके लैंड रिकॉर्ड में रजिस्टर भी करवाना होता है, वरना प्रॉपर्टी आपके नाम पे ट्रांसफर नहीं होती। तो कुछ एग्रीमेंट ऐसे होते हैं जिनको रजिस्टर करवाना जरूरी है, कुछ को नहीं है। एग्रीमेंट टू कंपनसेट फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज, वो जो डूब रहा था उसको बचाया, क्या कंसीडरेशन है? क्या वो पैसे देने का पाबंद है? नहीं है। लेकिन अगर वो कह दे कि आपने मेरी जान बचाई, मैं आपको 10,000 रुपये दूंगा, अब पाबंद है कि नहीं है? लेकिन इसे 10,000 के बदले में कंसीडरेशन तो कोई नहीं है, पास वाली है। यही वो कह रहा है कि अगर कोई पास वॉलंटरी सर्विसेज हो, हालांकि वॉलंटरी सर्विसेज थी, पैसे देने बनते नहीं थे, लेकिन अगर कोई पास वॉलंटरी सर्विस हो और पार्टी एग्री कर ले कि वो कंपनसेट करेगी जान बचाने वाले को, तो फिर वो एग्रीमेंट वैलिड हो जाता है। क्योंकि वॉलंटरी सर्विस तो वैलिड कंसीडरेशन नहीं है ना, आप समझ रहे होंगे कंसीडरेशन इसमें है तो सही पास की, लेकिन वो वैलिड कंसीडरेशन नहीं थी, इसलिए यहां पे उस एक्सेप्शन में लिखा गया। नहीं समझ आई बात? अच्छा, फिर सुन लें, जब हम अगर कोई पास वॉलंटरी सर्विस प्रोवाइड की हो ना किसी पार्टी ने दूसरी को, तो उसके पैसे देने नहीं बनते, उसका कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता। जैसे डूबने वाले की जान बचाई हो तो जान बचाने वाले को कोई पैसे नहीं मिलेंगे क्योंकि उसका कोई एग्रीमेंट नहीं है, डूबने वाले थोड़ी कहा था। हाँ जी बिल्कुल। लेकिन अगर जो बंदा डूब रहा था वो जब होश में आ जाए तो ये एग्रीमेंट कर ले उस पार्टी के साथ कि तुमने मेरी जान बचाई, भले तुमने वॉलंटरी सर्विस प्रोवाइड की थी, लेकिन मैं तुम्हें 10,000 रुपये दूंगा। अब ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो गया। ठीक है, पास वॉलंटरी सर्विसेज को कंपनसेट करने के लिए एग्रीमेंट किया जाए वो वैलिड है। फिर आगे कंप्लीटेड गिफ्ट। अच्छा, अब इसमें गिफ्ट का मतलब तो आपको पता होगा, कंप्लीटेड का मतलब ध्यान से सुनना। अगर आपने किसी नेचुरल रिलेशनशिप में है, नेचुरल लव एंड अफेक्शन, किसी रिश्तेदार को चीजें बगैर पैसों के ट्रांसफर करनी है, वो कहां आएगा? अगर किसी रिश्तेदार को बगैर पैसों की चीजें देनी है, वो कहां आएगा? और अगर वो बंदा जो रिश्तेदार नहीं है उसको चीजें देनी है, वो गिफ्ट में आएगा। स्टूडेंट कहते हैं सर किस केस में गिफ्ट की तरफ लेके जाना है, किस केस में नेचुरल लव एंड अफेक्शन की तरफ लेके जाना है? आप देखो, जिसमें रिलेशनशिप है वो किधर जाएगा? और गिफ्ट है। और कंप्लीटेड का मतलब क्या है? जो डिलीवर हो चुका, जो दिया जा चुका हो। फिर सुन ले भाई, मोबाइल निकाल, मोबाइल। क्या आप ये इन्होंने एग्रीमेंट किया, सर मैं आपको क्लास खत्म होने पर ये मोबाइल तोहफे में दे दूंगा, और मेरे से कुछ पैसे नहीं ले गए, बस ये केस एग्रीमेंट ऑन काउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन में जाएगा कि गिफ्ट वाले में जाएगा? ये क्लियर है जी? नहीं मैं भी आ रहा हूं, गिफ्ट है, क्लियर?
गिफ्ट का एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन वैलिड है, शर्त है ये डिलीवर कंप्लीटेड का मतलब है फिजिकली गुड्स दूसरे बंदे की पोजेशन में पहुंच चुकी हो। गुड्स फिजिकली दूसरे, इन्होंने क्लास खत्म हुई, मैंने इनसे कहा लाओ भाई मोबाइल, इन्होंने कहा सर कोई मोबाइल नहीं देना मैंने कहा। क्या मैं ये एग्रीमेंट इन्फोर्स करवा सकता हूं? नहीं करवा सकता, क्योंकि कंप्लीटेड नहीं है, कंप्लीटेड नहीं है, चाहे आप सारे गवाह क्यों ना हो, कंप्लीटेड नहीं है। लेकिन फर्ज कीजिए मेरी कोई ऐसी मिसाल से बड़ा खुश हुए, कहने लगे सर मैं आपकी मिसाल से बहुत खुश हुआ, ये लीजिए मोबाइल, और मोबाइल मुझे सबके सामने दे दिया। फिर क्लास खत्म होने पे कहने लगे सर वो तो मैंने वैसे ही क्लास में जज्बाती हो के मोबाइल मेरा वापस करें, क्या मैं वापस करने का पाबंद हूं? ये कंप्लीटेड। ये कहेंगे सर मैं आपके खिलाफ केस करूंगा कि एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। क्या ये एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन है? जरूर, लेकिन क्या ये वॉइड है? नहीं है। क्यों? इसकी कौन सी एक्सेप्शन? कैसे पता चला कंप्लीटेड है? डिलीवर्ड हो चुका है, डिलीवर्ड हो चुका है। ठीक है, एक लीगल था केस, उसमें एक बाप के समझे 4 बच्चे थे और उसने एक बच्चे के नाम पे प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दी। ठीक है, इसे लॉ की लैंग्वेज में कहते हैं हिबा करना, गिफ्ट कर दे। लेकिन उस प्रॉपर्टी की जो चाबियां थी वो उसको नहीं अभी दी। उसने कहा मेरे मरने के बाद ये बिल्डिंग तुम्हारी, लेकिन अभी फिलहाल इसमें मैं ही रहूंगा, या जो भी किराएदार वगैरह थे वो रहेंगे, अभी उसे पोजेशन नहीं मिली, बाप की डेथ हो गई। बताइए ये बिल्डिंग सिर्फ उस बेटे के नाम पे ट्रांसफर होगी कि प्रॉपर्टी में जो विरासत में हिस्सेदारी होगी सब में डिस्ट्रीब्यूट होगी? क्यों? ये उस बंदे के नाम में, उसमें गिफ्ट था, एग्रीमेंट था, रिटन फॉर्म में था, डिलीवर नहीं हुआ। लेकिन अगर नेचुरल लव एंड अफेक्शन में किया गया होता तो फिर ये उस सूरत में वैलिड होता, उस सूरत में वैलिड होता। लेकिन उस सूरत में भी तब वैलिड होता जब ये राइट और रजिस्टर्ड करवाया गया होता। अगर रजिस्टर्ड नहीं करवाया गया होता तो उस सूरत में भी नहीं होता। ठीक है, वहां पे असल में जब एग्रीमेंट होता है तो उसके ऊपर उसकी एग्रीमेंट की नेचर लिखी जाती है, उस एग्रीमेंट की नेचर से हिब्बा, गिफ्ट। तो जब गिफ्ट है तो फिर इसका मतलब है इसका गिफ्ट का कंप्लीट होना जरूरी है। लेकिन आपकी बात बिल्कुल ठीक है, इसमें ये नेचर लव वाला भी आ सकता है। चले अब एग्जांपल चेंज कर लेते हैं। पहले भी आपने मेरी एग्जांपल में गलती निकाली थी, एग्जांपल चेंज कर लेते हैं। ये भाई ने मुझे कहा सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो ये मेरी बाइक जो है ना, तो ये आपके नाम मैं कर दूंगा। ठीक है, बाइक खुद रख रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन चाहे ना, एग्रीमेंट कर लिया मेरे नाम, गिफ्ट का एग्रीमेट, लेकिन बाइक मुझे नहीं दी। क्या मैं इन्फोर्स करवा सकता हूं? क्यों नहीं करवा सकता? कंप्लीटेड नहीं है। शाबाश जी जी। क्या सर्विस गिफ्ट? अल्लाह जानता है, मुझे लगा कह रहा है मिसिस गिफ्ट की जाती है। जब भी आप कोई जुमला बोले ना तो आगाज से लेके एहतताम तक एक ही टोन के साथ, क्लैरिटी के साथ सवाल पूछा करे भाई। सर्विसेज कैसे गिफ्ट की जा सकती है? सर्विसेज को छोड़ें, सर्विसेज आउट ऑफ सिलेबस, आउट ऑफ सिलेबस। बाकी की क्लास में आपने कोई सवाल नहीं पूछना है। कंट्रीब्यूशन टू चैरिटी, कंट्रीब्यूशन टू चैरिटी। हम जुम्मे की नमाज में थे, इमाम साहब ने खुतबा किया, जन्नत का नक्शा खींचा और कहा मस्जिद की तामीर में हिस्सा लीजिए। हमने कहा ठीक है, हमने उधर खड़े होकर ऐलान किया कि 5 लाख रुपया हम मस्जिद की तामीर में हिस्सा डालेंगे। बाद में इमाम साहब हमारे घर पहुंचे तो हमें कुछ पता चला, पता माहौल का असर होता है ना, उधर का माहौल कुछ, घर पहुंचे घर का माहौल कुछ और था। हमने कहा नहीं ये हम क्या कर बैठे। अब इमाम साहब आए, उन्होंने कहा निकाले 5 लाख रुपया। क्या हम देने के पाबंद है? नहीं, देने के पाबंद नहीं है, क्योंकि बदले में कोई कंसिडरेशन नहीं है ना। जन्नत है कंसिडरेशन, लेकिन याद रखिए लॉ क्या कहता है कि जो जन्नत कंसिडरेशन है ना ये इल्यूजरी है, अनसर्टन है, कोई पता नहीं हमें से किसका, इंशाल्लाह सबको मिले इंशाल्लाह, लेकिन सर्टन तो नहीं है ना, अनसर्टनिटी, इल्यूजन है। तो इसलिए ये वैलिड कंसिडरेशन नहीं है। हमने कहा हम नहीं पैसे देंगे, लॉ कहता है हम पैसे देने के पाबंद नहीं है। लेकिन अगर इमाम साहब ने हमारे वादे की बेस पे किसी ठेकेदार के साथ एग्रीमेंट कर लिया और अब उन्होंने 3 लाख का सामान मंगवा लिया हुआ है, लायबिलिटी इनकर हो चुकी हुई है, तो याद रखिए उस सूरत में हम पैसे अदा करने के पाबंद है। कितने? 3 लाख। और अगर 7 लाख का सामान मंगवाया 5 लाख, यानी एक्चुअल आर कमिटेड विच एवर इज लोअर। ठीक है, अगर लायबिलिटी इनकर कर दी गई तो फिर हमने पैसे अदा करना है चैरिटी, वरना नहीं। चैरिटी का वादा कर लिया पूरा करना लाजमी, चैरिटी का वादा कर लिया पूरा करना लाजमी, लेकिन अगर उस बंदे ने चैरिटी वाली जिसका वादा किया लायबिलिटी इनकर कर ली फिर वादा पूरा करना लाजमी है। आगे चलते हैं। अदर कॉन्ट्रैक्ट, ये रटे वाला पॉइंट है।
याद कर लें, आंखें बंद करके रटा लगाएं क्या कि बेलमेंट गारंटी एजेंसी के कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन लाजमी नहीं है। बेलमेंट गारंटी एजेंसी के कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन, बेलमेंट और गारंटी वैसे हमारे सिलेबस से निकल चुके हैं। एजेंसी भी तकरीबन निकल गया, थोड़ा सा हिस्सा है, हाथी निकल गया, दुम है। और दुम के लिए सिर्फ इतना याद कर लें क्या, एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट में रिलेशन कंसिडरेशन लाजमी। कुछ को समझ आया आपको? अच्छा मुझे बताइए, ये हाइब्रिड में जो भाई बैठे हुए हैं, मुझे बताइए ये कौन कौन से लर्निंग ऑब्जेक्टिव हमने कवर कर लिए हैं? ये किसी से भी पूछ लें, किसी से भी पूछ लें। चैप्टर को लर्निंग ऑब्जेक्टिव 3 और 4 इस आपकी होम असाइनमेंट रिटन फॉर्म में 3 और 4 के क्वेश्चन अटेम्प्ट करके लाने हैं। रिटन फॉर्म में 3 और 4 के क्वेश्चन अटेम्प्ट करके लाने हैं। ये था आपका लेक्चर। आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।